दोस्तों, स्वागत करता हूं साहित्य सहचर पर और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज लेकर आ गया हूं आपके बीच शास्त्र को लेकर के। ये काव्य शास्त्र आपके पेपर 2 और यूनिट 3 का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे जो हमारे संस्कृत के आचार्य हुए हैं और उनकी जो एज है, उसकी जो पीरियड है, वो किस पीरियड के थे उसकी बात करेंगे और उन्होंने किन किन बुक की रचना की। और इसको समझने के लिए हम बहुत सारे पुराने प्रश्न आपके लिए ले आए हैं और साथ ही साथ हम बहुत सारे ट्रिक्स को लेकर के बात करेंगे। ट्रिक्स इसलिए ट्रिक्स लाए हैं कि आप जो है इसको लंबे समय तक याद रख सकें। एक बार पढ़ लीजिए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि आज मैं जो ट्रिक्स देने जा रहा हूं वो आपको पक्का है कि 4 मार्क्स कम से कम दिलवाएगा। संभव है कि इससे अधिक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हम अगले 3 प्रश्न आ चुके थे, 53, 54 और 71। 3 प्रश्न आप देख रहे हैं आ चुका है। एक ही पेपर का है 3 प्रश्न। आप क्या देख रहे हैं? पहला प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, 54 नंबर का प्रश्न जो हम देखेंगे, इसमें कह रहा है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को काल क्रम के अनुसार बताइए। अब देखिए, काव्य आदर्श, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवन, ध्वन्यालोक, ये जितने सारे नाम है अभी सब क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ काव्य आदर्श जैसे दंडी लिखे हैं, काव्य मीमांसा जो है राजशेखर लिखा है, वक्रोक्ति जीवन अब जानते हैं कि वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कुंतक है तो वो लिखे होंगे। एंड इस तरह से हम सब देखेंगे। जैसे ध्वन्यालोक जैसे हो गया आनंदवर्धन का। उसी तरह आप देखेंगे कि कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों की सही अनुक्रम, जैसे अलंकार समता। अब जानते हैं कि अलंकार संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भामह है। इस तरह रस, ध्वनि, रीति, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं और इसको हम कैसे आसानी से और बहुत बिना कंफ्यूजन के, क्योंकि इस प्रश्नों को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपके पास जो है डाटा अधिक है और आप डाटा अधिक रहेगा तो आप आराम से कंफ्यूज होंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जरूर कॉपी लेके बैठें और चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या है। थोड़ा पेन ले लें जिससे आपको हम आसानी से बता सकें। अब देखिए, कह रहा है कि ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं कि 40वां प्रश्न था क्या क्या अभिनव गुप्त को और उनके पुस्तक के साथ मिलाना था, राजशेखर को, महिम भट्ट को, भोजराज को। ये सारे नाम जितने आप देख रहे हैं, बामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ, जितने सारे नाम है या फिर जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ये सारे टाइम पीरियड को हम एक ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद रखेंगे। और कैसे आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन चुटकी में चकाचक होकर के आपको 4 नंबर दे जा रहे हैं, कम से कम 4 नंबर तो देंगे ही। इसलिए पहला जो आते हैं हमारे आचार्य, उनका नाम में क्या है? नाम जो है वो भरत मुनि है। ठीक है, हम 3 हाइलाइटर ले लें। जैसे भरत मुनि है और ये कब के थे? सेकेंड शताब्दी के थे। हम लोग सेकेंड ईयर के हैं। हाँ, तो ये सेकेंड शताब्दी के हैं। इन्होंने लिखा नाट्यशास्त्र। कितने श्लोक? 500 श्लोक। ये डाटा आपके काम का नहीं। 36 अध्याय इसमें है। ये डाटा आपके काम का है कि इसमें उन्होंने 10 गुण और 10 दोष की बात की है। और कितने अलंकार की बात किए हैं? 4 अलंकार। नाम क्या? यमक, उपमा, रूपक, दीपक। रसों की संख्या कितनी? 8। कल के डेट में मेरे जैसे प्रश्न बनाने वाले होंगे तो हम आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से भरत मुनि के बारे में क्या क्या सही है? तो हम आपको दे देंगे ये सेकेंड शताब्दी के थे। हम आपको दे देंगे कि इन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा। अब दोनों बहुत आसानी से मार के आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ कर देंगे कि इन्होंने जो है गुणों की संख्या 8 मानी और रसों की संख्या 10 मानी। आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इन्होंने जो है अलंकार माना यमक, उपमा, रूपक, दीपक। इसके साथ हम कुछ भ्रांतिमान अलंकार दे देंगे, कुछ और अलंकार दे देंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप इसे वीडियो को पॉज करके आप देख लें क्या क्या है। उसके बाद आते हैं भामा, और जो है 6ठी शताब्दी के। ये कहाँ के थे वो आपको याद करने की, ज्यादातर हम जो डिस्कशन अभी करेंगे ज्यादातर कश्मीरी पंडित थे। इसमें ये पहली बात तो है, भामा है 6ठी शताब्दी के। लिखा इन्होंने काव्य अलंकार, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भामा ने अलंकार संप्रदाय की स्थापना किया और इन्होंने काव्य अलंकार लिखा। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर। ये आपका काम का नहीं है। और इसने 3 दोष, माधुरी, ओज और प्रसाद को माना। ठीक है, और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना। आप नीचे देख पाएंगे कुंतक आगे हम बताएंगे तो आप देखेंगे कि उसका ये जो है संस्थापक, ये वक्रोक्ति का संस्थापक कुंतक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये
काव्य अलंकार लिखने वाले जो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं वो वक्रोक्ति का प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि किसने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों को प्राण माना। आपको पहला ही ऑप्शन दे देगा कुंतक, आप मार के भी आ जाएंगे। आप कहेंगे क्योंकि अरे वाह, कुंतक तो वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो आराम से कुंतक आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बात गलत है। आपको वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना है? भामा ही लगा के आना होगा। बात आता है दंडी। दंडी जो है हमारे 7वीं शताब्दी के हैं और ये साउथ इंडियन थे। और दंडी ने जो है ये भी अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं। और उन्होंने देखिए बुक का नाम जो है, बुक का नाम आपको भूलना नहीं है, काव्य आदर्श। ठीक है, कितने चैप्टर कितने श्लोक है ये आपके काम का नहीं है, लेकिन काम का यहाँ आ जाता है प्रश्न। ये फर्स्ट आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी और गौरी रीति जो है उसमें अंतर स्पष्ट किए। पहले आचार्य जिन्होंने वैदर्भी और गौरी रीति में अंतर स्पष्ट किए, नाम क्या है? दंडी। अब आते हैं वामन, हैं 8वीं शताब्दी के, कश्मीर में ये मंत्री थे। वामन क्या थे? मंत्री जी थे। ठीक है, कश्मीर में तो इनको सुरक्षा मंत्री बना दिया जाता, ज्यादा बेहतर रहता, रक्षा मंत्री। और ये देखिए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीत संप्रदाय, हमने इसे याद करने के लिए क्या लगाया था ट्रिक? बाती, वाती। ठीक है, दिमाग की बत्ती जल गई आपकी? वाती, वाती ट्रिक से हमने याद कर लिया है इसको। ठीक, उसके बाद देखिए इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र लिखा। क्या लिखा? काव्य अलंकार सूत्र। कितने चैप्टर कितने श्लोक आपके काम का नहीं। उसके बाद रीति को काव्य का आत्मा मान रहे हैं, क्योंकि रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो रीति को काव्य का आत्मा मान लिए, तो कोई गलत बात तो नहीं की। और उसके बाद इन्होंने 3 रीति को एक्सप्लेन किया, वैदर्भी, गौरी और पंचाली। पहले हमने आप देख रखे थे वैदर्भी, गौरी और वैदर्भी और गौरी को किसने अलग किया था? तो दंडी ने। लेकिन उसमें पंचाली किसने ऐड किया? तो वामन ने। थोड़ी मिटा देते हैं जिससे आपको आसानी होगी कि आप थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख लें। अब आप पेन हाथ में ले लें। अब आता है एक ट्रिक, जो ट्रिक आपको एग्जाम में जो प्रश्न हमने दिखाया था उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी करेगी। ठीक है, तो हम इस ट्रिक को लिखने के लिए थोड़ा पेन पकड़ लें। अब देखेंगे भरत मुनि में पहला लेटर क्या आता है? भ आता है, लेकिन हम अंग्रेजी के लेटर का बात कर रहे हैं तो बी। क्या आता है? बी। उसके बाद भामा के पहले लेटर में क्या आता है? बी। ठीक है, अब देखिए ये दंडी का द और वामन का ब, तो ये इस तरह से हो गई। हमने पाया था बीमार पत्नी, बीबी मुझे मिली थी। कौन? कैसी मिली थी? बीमार मिली थी। बीबी मिली मुझे बीमार, तो बीमार को क्या देगा? दवा, है कि नहीं? हमने बीमार को क्या दिया? दवा। तो बीबी को जो बीमार थी उसको हमने दिया दवा। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं बी से। अब भरत मुनि तो हमेशा पहले ही आएंगे, उसके बाद कौन आ जाएंगे? भाम। फिर दवा देना है तो द से दंडी और ब से व से आपका वामन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? आप बुक का नाम जरूर आप देख लेंगे, नाट्यशास्त्र यहाँ था, उसके बाद काव्य अलंकार यहाँ था, उसके बाद काव्य दर्श दंडी का था और काव्य अलंकार सूत्र आपका वामन का था। ठीक, तो बीबी को आपने दे दिया क्या? दवा। भरत मुनि भामा दंडी वामन। बीबी को क्या मिला? दवा। भरत मुनि भामा दंडी वामन। इस तरह से आप याद रख लिए, बीबी दवा, बीबी को मिल गया दवा। अब एक चीज देखिए, उद्भट को हम कैसे याद रख सकते हैं? ये जो ऊ लिखा हुआ है, ऊ और 8 लिखा हुआ है, ऊ और 8 में कितना अंतर है? गौर से देखिए, यही आपको फंसाएगा, यही आपका कातिल हो सकता है, इसीलिए इसको गौर से देख लीजिए। ठीक, आपको गौर से देखना है उद्भट और 8 को। उद्भट का ऊ और 8 में कितना अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आप एक सिर्फ यहाँ लगा दीजिए एक डॉट, तो आपको पता चलेगा उद्भट का ऊ जो है वो 8 है और कुछ थोड़ी है। इस तरह से आपको याद रहेगा कि उद्भट भी 8वीं शताब्दी के थे। ये कश्मीरी पंडित थे और इन्होंने बुक का जो नाम लिखा है उसका नाम है काव्य अलंकार सार संग्रह। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई साहब वामन जो है काव्य अलंकार सूत्र लिख रहे हैं और ये जो है उद्भट है काव्य अलंकार सार संग्रह है। अच्छा आप बताइए कितने लोग जो हैं पूजा
में विश्वास रखते हैं, नास्तिक तो नहीं है ना कोई, जो होंगे तो होंगे, कोई बात नहीं, उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन जो आस्तिक हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि पंडित जी को उन्होंने सुना तो जरूर होगा। पंडित जी क्या सुनाते हैं? रामायण का सार सुनाते हैं, भरत पुराण का सार सुनाते हैं, भागवत पुराण का सार सुनाते हैं, गरुड़ पुराण का सार सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? पंडित जी सुनाते हैं। और उद्भट कौन थे? पंडित थे। इस तरह से आपको याद रहेगा कि ये हमारा काव्य अलंकार सार संग्रह लिखने वाले कौन है? उद्भट, क्योंकि ये पंडित थे। ठीक है, और कितने शताब्दी के थे? 8वीं शताब्दी के थे। अब थोड़ा मिटा दें, अब चाहे तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटा दे रहे हैं, मिट गया आपका। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलेंगे, जिसमें देखेंगे 9वीं शताब्दी के। ये देखिए, थोड़ा पेन ले लें, चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं। ये रुद्रट है और ये आनंदवर्धन है और ये रासखर है। पहले हम तो नॉर्मली देख लेते हैं, सब 9वीं शताब्दी के हैं। आप देख पा रहे हैं 9वीं शताब्दी के हैं भाई। कौन कौन है? रुद्रट है, आनंदवर्धन है और राजशेखर है। कितने शताब्दी के हैं? 9वीं शताब्दी के। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि रुद्रट ने क्या लिखा है? काव्यालंकार। ऐसे ही आप भामह का भी पुस्तक देख रखे थे, काव्यालंकार। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे रुद्रट भी काव्यालंकार लिख दिया और भामह भी काव्यालंकार लिख दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है भाई, लिख दिया, क्या दिक्कत है, लिख दिया। लेकिन आपको कभी ऐसा करेगा नहीं कि क्वेश्चन में सेम दे दे, ऐसा कभी नहीं करेगा। अब देखिए, आप रुद्रट देख पा रहे हैं, आनंदवर्धन देख पा रहे हैं और राजशेखर देख पा रहे हैं। तीन नाम हम किस शताब्दी के देख रहे हैं? 9वीं शताब्दी के देख रहे हैं। देख पा रहे हैं, तीन नाम 9वीं शताब्दी के देख पा रहे हैं। हम पूरा सब कुछ आपके लिए साफ कर दिए फिर से। और अब फिर इसमें ट्रिक क्या होगा यार? अब देखिए, आगे स्लाइड में हम पढ़ेंगे 10वीं शताब्दी। वहां एक नाम आएगा अंकुर। कौन नाम आएंगे? अंकुर। और यहां एक आएगी उसकी प्रेमिका आरुषि। कौन आएगी? आरुषि। उसका नाम आरुषि है और ये साहब जी अंकुर है। जनरली जो होता है, हमारे क्लास में लड़कियां आगे बढ़ती है और लड़के पीछे बैठते हैं। ये जो आरुषि जी हैं, उनका रोल नंबर था 9 और अंकुर जी हैं, उनका रोल नंबर कितना है? 10। ठीक है, तो हम अंकुर के बारे में तो आगे बात करेंगे, अभी आरुषि जी को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रेमिका है अंकुर जी की। कौन? आरुषि जी। रू, कितना रोल नंबर है आरुषि जी का? 9। और इसका नाम है आरुषि राज। हाँ, मैं पढ़ा रहा हूं आदित्य राज। ठीक है, मेरी बहन तो लगती नहीं है, किसी की बहन हो सकती है, सम्मान के साथ गर्लफ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, तो बात हो गई ये हमारी आरुषि राज। कितने शताब्दी के? चाहे आनंदवर्धन का आ रू और उन्हीं का राज। ठीक है, तो आरुषि राज आपको याद रखाएगी कि ये सब 9वीं शताब्दी के थे। ठीक, आप काव्य, ये जितने बुक है आप फिर से नोट कर लिए कि नहीं? रुद्रट काव्य अलंकार, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, राजशेखर काव्य मीमांसा, सारे के सारे 9वीं शताब्दी के। और एक चीज यहाँ आप देखेंगे कि अलंकार को इन्होंने, रुद्रट ने वास्तव, उपमेय, अतिशय और श्लेष माना। और उसके बाद आनंदवर्धन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम ध्वन्यालोक है। राजशेखर ने एक पुस्तक लिखा, उनका नाम काव्य मीमांसा है। ठीक, आपको याद रहेगा? आरुषि जी याद रहेंगी कि नहीं याद रहेंगी? ठीक है, आरुषि राज, आरुषि राज आपको याद रखाएंगी 9th AD। ठीक है, आरुषि राज क्या आपको याद रखाएंगी? 9th AD, आरुषि राज। ठीक, समझ गए बात को? चलते हैं आगे। बॉयफ्रेंड किधर है भाई? देखिए, हम क्या कहें, नाम था बॉयफ्रेंड का अंकुर। लड़की आगे बढ़ती कि लड़का आगे बढ़ती है? क्लास में लड़की आगे बढ़ती है कि नहीं? अंकुर जी ये 10 रोल नंबर वाले हैं। ठीक, अंकुर अंकुर जी होंगे। अंकुर जी 10 रोल नंबर के हैं। आप कहेंगे धनंजय के लिए क्या ट्रिक है? इसके लिए मस्त ट्रिक है, आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अंकुर जी का रोल नंबर कितना है? 10। ठीक, अंकुर जी कितने रोल नंबर के हैं? 10 रोल नंबर के हैं। अब देखते हैं, ये अभिनव गुप्त जी हैं। अभिनव गुप्त जो हैं वो कितने शताब्दी के हो जाएंगे? क्योंकि अंकुर जी का रोल नंबर कितना है? 10। इस तरह से अभिनव गुप्त भी होंगे 10 की।
और 10वीं शताब्दी के। इनका बुक का नाम था तंत्रलोक। बाकी इन्होंने नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक, काव्य कौतुक, जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के थे, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का पीछे पढ़े हैं। आनंदवर्धन बता दीजिए, आरुषि याद रहेगा कि नहीं? याद रहना चाहिए। 9वीं शताब्दी। भट्टतौत, ठीक है। काव्य कौतुक, ठीक। तो इन नाट्य शास्त्र पर आधारित बुक उन्होंने लिखा अभिनव भारती। ध्वन्यालोक पर आधारित ध्वन्यालोक लोचन, हालांकि काव्य कौतुक जो है भट्टतौत काव्य कौतुक विवरण, इस नाम से उन्होंने लिखा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन पुस्तक जो है किन्हीं पर आधारित पुस्तकें हैं। तो आपको 4 ऑप्शन देख रहे हैं, अभिनव गुप्त लोचन काव्य कौतुक विवरण, 4 ऑप्शन दे देगा। 1 2 सही, 2 3 सही, 2 3 4 सही। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं नए प्रश्न करने वाले। अब आते हैं, क्योंकि अंकुर में कु आ रहा है, तो ये अंकुर जी का रोल नंबर 10वीं है। 10 से आप याद रख सकते हैं अंकुर जी को। और ये आपको वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनका बुक का नाम है वक्रोक्ति जीवित, यहाँ लिखा हुआ है। वक्रोक्ति जीवितम भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अंकुर जी का रोल नंबर हमको यदि 10 याद आ गया तो हमें कुंतक और अभिनव गुप्त भी याद रहेंगे। और देखो, ये हम जब थे इस चीज की तैयारी कर रहे थे, तो हमें ये जो संप्रदाय जितने हैं, रीति हो गई, अलंकार हो गया, या फिर वक्रोक्ति हो गई, सब भूल जाते थे। लेकिन यहाँ देखिए, वक्रोक्ति को भी भूल जाते थे, इसके कौन सा ये होंगे प्रवर्तक होंगे। तो सीधी सीधी हम इसको याद किए थे कुकुरों से। किस नाम से याद किए थे? कुकुर। कुकुर से याद किए थे। कुकुर मतलब कुत्ते। हाँ, हालांकि ये सम्मानजनक लोग हैं, हालांकि बस और बस हम याद रखने के लिए, क्षमा के साथ, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी याद रखने के लिए हमने कुकरो लगा दिया था, ठीक। तो आप देख पाएंगे अंकुर जी रोल नंबर 10, इधर ध्वन्यालोक अभिनव गुप्त, इधर वक्रोक्ति जीवन जीवितम कुंतक। अब देखते हैं धनंजय। धनंजय कौन? आप अर्जुन को जानते हैं। अर्जुन 10 दिशाओं में तीर चला सकते थे, 10 रूपक लिखे। कौन? धनंजय। धनंजय मतलब अर्जुन। अर्जुन ने 10 रूपक लिखा है, ठीक। तो ये कितने शताब्दी के हैं? 10वीं शताब्दी के। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। 10 दिशाओं में तीर चलाने वाले धनंजय। और फिर से एक बार रिवीजन कर लें, अंकुर जी जो है 10वीं ये हमें अंकुर जी 10 रोल नंबर, अभिनव गुप्त और कु से याद रहेगा। बाकी चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा इरेज कर दें आपके लिए। चलें आगे। चलिए, अब आता है 11वीं शताब्दी को याद करने के लिए। ये मस्त मजेदार है। मजेदार ये है कि आप छेमू मामा को समझेंगे। कौन मामा? छेमू मामा। इसको अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करते हैं तो KSHMU, छेमू मामा हो गए। ये के जो होता है अंग्रेजी का कौन सा लेटर है? 11वां लेटर है। छेमू मामा का जो स्टार्टिंग लेटर के है वो कितने का है? 11वां लेटर का है, ठीक है। छेमू मामा के कौन कौन 2 बेटे थे? भोजराज, सॉरी, महीम भट्ट और मम्मट। भट्ट मम्मट, लग रहा है दोनों भाई है कि नहीं? वो कोई नहीं थे, वो छेमू मामा के बेटे थे, ठीक। कौन थे? छेमू मामा के 2 बेटे, मम्मट और महीम भट्ट। अब जब छेमू मामा के 2 बेटे हुए, बहुत खुश हुए, जुड़वा थे दोनों। देख रहे हैं 11वीं शताब्दी के सब पैदा हुए। छेमू मामा भी 11वीं शताब्दी में पैदा हुए थे, सब एक साथ पैदा हुए। हुआ ये, छेमू मामा जो हैं बहुत खुश हो गए। बहुत खुश हुए तो उन्होंने क्या किया, दोनों के बेटे के जब जुड़वा बेटा पैदा हो तो उन्होंने क्या किया, उसी शताब्दी में भोज किया, ठीक है। उसी दिन से ये हो गए भोजराज, हमारे छेमू मामा भोजराज। सब 11वीं शताब्दी, K11 से आप याद रखेंगे 11वीं शताब्दी। छेमू मामा आपको याद दिलाएंगे मम्मट और भट्ट, उनके 2 बेटे, और उसी की खुशी में भोज हुई थी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? बिल्कुल याद रख सकते हैं। छेमू मामा के 2 बेटे मम्मट और महीम भट्ट, भोजराज, ठीक। अब देखिए, महीम भट्ट जो है, अब क्योंकि हम छेमू मामा के बेटे हैं, 11वीं शताब्दी के हैं, और ये जो है ध्वनि मत्य के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक पुस्तक लिख रहे हैं। क्या पुस्तक का नाम है? व्यक्ति विवेक, ठीक। भोजराज जी जो है सरस्वती कंठाभरण नामक पुस्तक लिख रहे हैं, और श्रृंगार प्रकाश नाम का पुस्तक है इनका।
मम्मट जो है काव्य प्रकाश लिखे रहे हैं और जान ही रहे हैं कि ये 11वीं शताब्दी के हैं। और छेमू मामा क्षेमेंद्र जो हैं, जिनके गुरु का नाम था अभिनव गुप्त। अब बता दीजिए अभिनव गुप्त किस शताब्दी के थे? अभी अभी आप याद किए हैं अंकुर से, हाँ आपको याद होगा ये 10वीं शताब्दी के थे, लेकिन छेमू मामा 11वीं शताब्दी थे। गुरु कौन हुए? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो है वो 10वीं शताब्दी के थे, छेमू मामा 11वीं शताब्दी के। क्षेमेंद्र जी हैं वो औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं, कुछ संप्रदाय के, औचित्य संप्रदाय के। और इनके बुक का नाम था कवि कंठाभरण, दशावतार चरित्र, औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा लिखा गया तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं ये। और दूसरी बात, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कवि कंठाभरण लिख रहे हैं छेमू मामा, और दूसरी बात जो है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण कौन लिख रहे हैं? भोजराज। ठीक है। और आप सोच रहे हैं मुझे मामा का कंसेप्ट क्यों आ गया? अरे भाई मम्मट मम्मट मम्मट, कौन? मम्मट से आ गया था हमके छेमू मामा, सब हो गए छेमू मामा के बेटे मम्मट और भोज। ये अहिम भट्ट किए क्या उन्होंने दोनों के बेटे की खुशी में? खोज किए, 11वीं शताब्दी। ठीक है, K11 से हमने याद रख लिया। बाकी जितने बुक हैं आप लिख लें, साथ में लिख लें, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा मिटा देते हैं आपके लिए। मिटा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लें। छोटे छोटे हैं, इसके लिए कोई आपको ट्रिक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं। वैसे मैं थोड़ा बहुत ट्रिक यदि आपको आप चाहेंगे तो दे दें। देखिए हुआ ये है, ये हेमचंद्र जी हैं, और ये हमको हेमचंद्र नहीं दिख रहा है। अरे जिसका मुख चंद्रमा की तरह हो, ठीक है, वो हेमा मालिनी जी हैं। कौन है? ये हेमा मालिनी जी हैं। नीचे कौन है? जयदेव जी हैं, ये जया बच्चन जी हैं। ठीक, और रूठ गई हमसे कौन? हेमा मालिनी। क्यों रूठी भाई, पता है आपको क्यों रूठ गई? बताते हैं क्यों रूठ गई। देखिए हुआ ये कि हम जो है ये हेमा मालिनी जी का 24 घंटे के फैन थे, हमेशा हेमा मालिनी को देखते थे। हुआ ये कि पढ़ाई हो गई हमारी तहस नहस, तो हमारी माता जी हमको मारी, बहुत ज्यादा। हमने क्या किया, इनके फिल्म को देखना आधा कर दिया। क्या किया? 24 घंटा जब देखते थे तो उसको मैंने आधा कर दिया, मतलब 12 घंटा कर दिया। ठीक है, हेमचंद्र जी को हम 12वीं शताब्दी में इसीलिए देखते हैं। ठीक, अब देखिए किससे हम रूठे थे? हेमा जी से रूठे थे। भाई जिस ईयर की वो रहेगी उसी साल में हम रूठेंगे ना। हाँ, तो हेमा जी किस, हेमचंद्र जी कब के हैं? 12वीं शताब्दी के, तो हम रूठे रुयक जी 12वीं शताब्दी के। ठीक है, तो पहले देखिए रुयक के बुक का नाम है अलंकार षट्सप, और हेमचंद्र के बुक का नाम है काव्य अनुशासन। ठीक है, और जयदेव जो हैं 13वीं शताब्दी के हैं, मिथिला के हैं। हम भी मिथिला के हैं और हमारे जयदेव जी भी मिथिला के हैं। ठीक, आपको 13वीं शताब्दी याद रख लेना है अपने आप से, और उनके बुक का नाम है चंद्रलोक। ठीक, विश्वनाथ कविराज जो है ओडिशा के हैं, ये 14वीं शताब्दी के हैं। उनके बुक का नाम है साहित्य दर्पण, बहुत फेमस है, आप याद रखेंगे। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। अप्पय दक्षित 16वीं शताब्दी, कुबले आनंद, ये भी साउथ के थे, साउथ इंडियन थे। पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, ये आंध्रा के थे, मतलब ये भी साउथ इंडियन थे, ये 17वीं शताब्दी के थे, और इनके बुक का नाम है रस गंगाधर। ठीक है, समझ गए बात को? पंडित राज जगन्नाथ, रस गंगाधर, 17वीं शताब्दी। आप पहले पहले किसको देखे? भारत को देखे। देखे कि नहीं? भारत को देखे कि नहीं देखे? भारत को देखे, और सबसे अंतिम में पंडित राज जगन्नाथ को देख रहे हैं। बीच में बहुत नाम आए, हमने सबके लिए एक ट्रिक पहले था, बीबी को क्या चाहिए? दवा चाहिए। बीबी को क्या चाहिए था? दवा चाहिए था। उद्भट के लिए हमने ऊ देखा था, उसी में एक और जोड़ के 8 बना दिया था। उसके बाद आरुषि राज जो अंकुर जी का बॉयफ्रेंड थी, रोल नंबर 9 था, उस तरह से हमने आ मतलब आनंदवर्धन, रू रुद्रट और राजशेखर, ये सारे हमारे हो गए थे 9वीं शताब्दी के। ठीक है, बात हो गई। फिर 10वीं शताब्दी के लिए हमने क्या किया था? ये अंकुर जी थे, आरुषि जी का बॉयफ्रेंड। ठीक, तो ये आरुषि जी का बॉयफ्रेंड अंकुर जी थे कुंटक, और से क्या था? अभिनव गुप्त।
ठीक है। और उसके बाद एक और नाम था इसमें धनंजय का। धनंजय में क्योंकि 10 दिशा में तीर तलाते थे और बुक का नाम था 10 रूपक, आराम से 10वीं शताब्दी याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने याद किया है छेमू मामा, छेमू मतलब क्षेमेंद्र, मम्मा मतलब मम्मट, ठीक है। उनके भाई का नाम महिम भट्ट और दोनों बेटे की खुशी में मामा जी क्या किए थे, भोजराज, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी आपके सामने में है, हेमा जी हमसे रूठी थी क्योंकि हम उनका फिल्म देखना 24 घंटे से आधे करके मतलब 12 घंटे देखने लगे। क्यों? क्योंकि मुझे पिटाई पड़ा था, ठीक है। और हेमा जी रूठ गई तो रुयक हमारा 12वीं शताब्दी। आप एक कंफ्यूज भी हो सकते हैं, रुद्रट और रुयक में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है। रुद्रट हमारा 9वीं शताब्दी के हैं, आरुषि जी से याद की हैं, और रुयक जो है हमारा 12वीं शताब्दी रूठने से याद की है, ठीक है। ये हमारे जयदेव 13वीं शताब्दी, कवि विश्वनाथ कविराज विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, अप्पय दीक्षित 16वीं, और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के हैं। बुक लिखे हैं रस गंगाधर। अब आप इतना जब पढ़ लिए, अब देखिए सीधा सीधा प्रश्न आया है, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? बताइए भाई, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है कि नहीं? हाँ, आप ये बता दीजिए आनंदवर्धन किस शताब्दी के थे? आनंदवर्धन बता सकते हैं किस शताब्दी के थे? बता दीजिए। और सब बताइए, राजशेखर किस शताब्दी के थे, अभिनव गुप्त किस शताब्दी के थे, और मम्मट किस शताब्दी के? मम्मट हमने याद किया है, छेमू माँ के बेटे थे मम्मट, ठीक है। अभिनव गुप्त को हमने अंकुर से याद किया है 10वीं शताब्दी के। राजशेखर क्योंकि आरुषि राज से हमने याद किया है 9वीं शताब्दी के। और आनंदवर्धन ये आप क्योंकि, और ये हो गया हमारा 9वीं शताब्दी के, ठीक है। तो इस तरह से आप कर भी पूछ भी सकता था। आप सीरीज ही लगा दीजिए, आपको चलिए सीरीज लगा दीजिए। हालांकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राजशेखर और आनंदवर्धन में आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे जहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एनटीए वाले इतना तो छूट देता है कि आपको कंफ्यूज नहीं करता है। आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब अब हाँ, ये 37 नंबर का जो क्वेश्चन आप देखेंगे, एनटीए वाले गलती कर गया है, ऑप्शन देने में या फिर क्वेश्चन लिखने में। निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। अब बताइए भामा का किस शताब्दी के थे? बताइए। दंडी किस शताब्दी के थे? आनंदवर्धन किस शताब्दी के थे? क्षेमेंद्र किस शताब्दी के थे? देखिए, आज से हमें याद आ गया आरुषि जी 9वीं शताब्दी के थे। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के थे। छेमू के 11 से याद किए थे। भामा जो है हमारा 6ठी शताब्दी के। बीबी को क्या चाहिए? दवा। और दंडी दवा बाद में ही आ रहा है, आपको याद भी नहीं रहता तो बीबी को क्या चाहिए था? दवा चाहिए था भाई। भामा दंडी जो है ऑब्वियसली बात, तो भरत मुनि के बाद भामा, फिर दंडी क्योंकि दवा, फिर वामन, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, उद्भट। फिर उसके बाद आप देखो, एक काम और करना है आपको, जितने हैं आपको भरत मुनि से हम कहां तक बताएं? बताइए कहां तक बताए हैं? पंडित राज जगन्नाथ तक। पंडित राज जगन्नाथ तक जो बताए हैं आपको एक सीरीज में लिख लेना है, बस बिना बुक के, ठीक है, बिना ईयर के, बिना कुछ के। आपको सिर्फ एक बार सीरीज में लिख लेना है और बस प्रैक्टिस के लिए, बाकी हमने ट्रिक्स बता रखा है, ठीक है। तो ये भाम हो गए हमारे 6ठी शताब्दी के, पक्का हो गए कि नहीं? डंडी हो गए 7वीं शताब्दी के, है कि नहीं? तो ये हमारा देखिए 6ठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, ये ऑप्शन सही है। हाँ भाई सही है। एक ऑप्शन आप देखिए आनंदवर्धन अभी अभी हमने बताया आरुषि से 9वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14th, और ये जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ 17th, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 9वीं, 10वीं, 14वीं और 17, ये भी सही है भाई, एक साथ दो। दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे, ये देखिए विश्वनाथ भी कब के हैं? 14th के। कुंदक जो है अंकुर से हमने याद रखा है, ठीक है, अंकुर से हमने याद कर रखा है इसको। और ये विश्वनाथ 14 के हो गए, कुंतक 10वीं के हो गए, और जगन्नाथ जो है 17 के हो गए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। भट्टनायक आप खोजेंगे, मुझे अभी पता नहीं है ये किस शताब्दी के थे, ठीक है, आप खोजेंगे इसको। अब देखिए ये ऑप्शन हमारा जो है मतलब सीरीज में सही नहीं है, बस ये ऑप्शन का सीरीज सही नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छोड़िए, बस सीरीज सही नहीं है ये वाला। ये देखिए भामा 2nd शताब्दी, सॉरी भरत 2nd शताब्दी, और भामा हमारा 6ठी, कुंतक हमारा 10वीं, और जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ जो रस गंगाधर लिखे हैं 17, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी। भामा जी के कब के बताइए, जल्दी बताइए। 6ठी, कुंतक हमारा 10वीं, जगन्नाथ 17। 2, 6, 10,
17, इस तरह से ये भी सही हो रहा है। इस तरह से आप ये देखेंगे ये क्वेश्चन जो एनटीए ने पूछा था वो गलत क्वेश्चन था, या तो यहाँ नहीं है, पूछना चाहिए निर्देश का सही कालक्रम का निर्देश नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर होना चाहिए, तो एनटीए से ये मिस हो गया था, ठीक है। हाँ, आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, आप नीचे में आंसर भी देख सकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन हाई करना पड़ेगा। देखिए ये ऑप्शंस कह रहे सही अनुक्रम, देखिए सही अनुक्रम आपको बताना है। काव्य अलंकार आप जान रहे हैं कौन लिखा है, नाट्यशास्त्र आप जान रहे हैं, ध्वन्यालोक जान रहे हैं, और साहित्य दर्पण जान रहे हैं। आपके पास नाट्यशास्त्र ऑप्शन में है, आप जान रहे हैं कि नाट्यशास्त्र को कौन लिखा है, भरत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपका हो जाएगा, पहली बात सी और डी। अब देखिए काव्य अलंकार आप कौन, साहित्य दर्पण कौन लिखा है, कोई भी काव्य अलंकार, दो काव्य अलंकार लिखा गया आप जान रहे हैं, एक भामह ने लिखा है और एक आप देख रहे थे कौन लिखा है, भामह लिखा था और रुद्रट लिखा था काव्य अलंकार, ठीक है। तो ये एक तो भामह हमारा हो गया था 6वीं शताब्दी का, रुद्रट हो गया था 9वीं शताब्दी का। कुछ भी हो साहित्य दर्पण सबसे बाद में होना चाहिए था, ठीक है, साहित्य दर्पण सबसे बाद में होना चाहिए था। आप देखेंगे नाट्यशास्त्र साहित्य दर्पण, आपको बाय द वे ये याद भी नहीं रहता तो भी आप निकाल लेते हैं। साहित्य दर्पण किसका था, विश्वनाथ का था, विश्वनाथ 14th के थे। ध्वन्यालोक और काव्य अलंकार, ये भामह वाला ही काव्य अलंकार का बात कर रहा है, ये 6वीं शताब्दी का था। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, और आनंदवर्धन आरुषि से हमने याद किया है 9वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए कालक्रम की दृष्टि से साहित्य, इधर आप थोड़ा हाइलाइटर ले लेते हैं, हाँ ये थोड़ा मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, हाइलाइटर ले ले या लेजर प्रिंटर ले लेते हैं। चलिए कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों की सही अनुक्रम। अब देखिए पहली बात यह है कि क्या आंसर हो सकता है, आप देख रहे हैं रस है, रस दिखिया, क्योंकि भरत मुनि रस संप्रदाय के संस्थापक है, तो सबसे पहले रस है, तो कहीं जाना ही नहीं है, रस सीधी सी बात है। अलंकार भामह, रथ भरत, और ध्वनि आप बताइए, और रीति आप बताइए, सबका बताइए। आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं, सबका एक्सप्लेनेशन दिया हो तो मैं समय खर्च नहीं करूंगा। काव्य आदर्श काव्य शास्त्र ग्रंथों का कालक्रम, काव्य आदर्श दंडी, काव्य मीमांसा आप बताइए, वक्रोक्ति जीवितम, सब आपको दे रखा है और आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक बताया आपको वो ख्याल रखना है। आप घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ बंद है, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप चाहिए तो आपको अच्छा लगा हो, हम लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके एनटीए की तैयारी में हम आपके साथ रहें, और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि और अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। बाकी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, जो कि और इससे भी मजेदार और ट्रिकी हो सकता है, जो आपको कई मार्क्स दे सकता है। इसलिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद।